हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द ईयर 2013 पार्ट 2, इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी 2013 का एक और पेपर सॉल्व कर चुके हैं, तो कंफ्यूजन ना हो, दोनों अलग अलग दिखें, इसलिए वी हैव रिटर्न हियर पार्ट 2। तो ऐसा नहीं कि उसी का आधा हिस्सा हम यहाँ कर रहे हैं, वो 13 वाला एक पेपर ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ये 13 वाला एक और पेपर हम यहाँ पे कर रहे हैं। बिकॉज एवरी स्टेट का अपना अपना पेपर होता है हर साल स्टेज 1 को लेकर, है ना। तो हर साल बहुत सारे एनटीएससी के पेपर हमको मिल जाएंगे, बट सारे हम यूजुअली इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि मैं क्वेश्चंस देख लेती हूँ कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो मोस्टली सारे स्टेट्स के बच्चों को काम आएंगे, है ना। तो वही पेपर हम चूज करके आपको सॉल्व कराने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट हमारे कवर हो जाए और बढ़िया से हमारा काम हो जाए। वीडियोस अगर आपने मिस की है तो एनटीएससी का पूरा सिलेबस सोशल साइंस का, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 6 से लेकर 10 तक का सब मैंने कंप्लीट करवा दिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो पक्के से उनको एक्सेस कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जा रहे हैं ऐसा देखने को मिलते जा रहा है कि सिलेबस जो हमने कवर किया है, जो वीडियोस मैंने आपको करवाई है, उसी में से मोस्टली आपका काम हो जा रहा है ना। और कुछ बहुत टफ या ऐसे रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन इसमें है नहीं, बहुत ईजी है। साथ ही में सोशल साइंस को सॉल्व करने में या फिर आंसर मार्क करने में मिनिमम 1 या आधे मिनट का समय लगता है, तो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, है ना। क्योंकि हमारे पास में समय जो होगा वो 120 मिनट्स का होगा इन दी एग्जाम। आपको कोशिश करनी है कि 120 मिनट में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, है ना। तो ज़्यादा ज़्यादा कब कर पाओगे? जब आप एक क्वेश्चन में कम समय लोगे। तो वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम समय लगता है? सोशल साइंस, है ना। तो इस पे हमको पकड़ अच्छे से बना के रखनी है। एक बार आप इसका पेपर सॉल्व कर लो एग्जाम में, उसके बाद में साइंस और मैथ्स भी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपके पास में सफिशिएंट टाइम रहेगा और जल्दी भी नहीं रहेगी कि ज़्यादा क्वेश्चन करने, आप आराम से कर लोगे फिर उनको। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गुस्सीपी गैरिबाल्डी वॉज द फ्रीडम फाइटर ऑफ। गुस्सीपी गैरिबाल्डी जो है वो कौन सी कंट्री का फ्रीडम फाइटर था? जर्मनी, फ्रांस, इटली, रशिया, है ना। तो हमने जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा है उसमें हमने ऑलमोस्ट जैसे जर्मनी, इटली, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ के बारे में हमने नेशनलिज्म की बात की है, क्योंकि ये सारे के सारे यूरोप के अंडर ही आते थे, है ना। अब जब हम गुस्सीपी गैरिबाल्डी की बात करते हैं तो बात होती है किसकी? इटली की, ठीक है। इटली का फ्रीडम फाइटर था। अब आपको इसके साथ में एक और क्वेश्चन का आंसर देना है, मतलब मैं आपको पीवाईक्यूज के साथ साथ में पुराने भी पीवाईक्यूज रिवाइज करवाते चलूंगी ताकि आप भूले ना कुछ, है ना। हमने बात की थी यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी की, है ना। तो वो यंग इटली जो सीक्रेट सोसाइटी थी वो किसने बनाई थी, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्योंकि गुस्सीपी गैरिबाल्डी और जो अभी जिसने यंग इटली बनाई थी उसके नाम में हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो अगर हमको दो तरफ से, एक तो ये कि फ्रीडम फाइटर इटली की ये हमको पता है, और जो यंग इटली की मैं बात करी हूँ सीक्रेट सोसाइटी की, वो नाम आप दिमाग में रख लोगे तो बढ़िया से आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, आंसर गलत नहीं लिख के आओगे वहाँ पे, है ना। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? इटली। Which of the following country was not included in the Balkan region? इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि बाल्कन रीजन में इंक्लूडेड नहीं थी? तो मैंने आपको दिमाग में रखने के लिए बाल्कन रीजन की सारी कंट्रीज के यहाँ पे नाम लिख दिए, है ना। कौन कौन सी कंट्रीज थी बाल्कन रीजन में? अल्बेनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया एंड स्लोवेनिया, ठीक है। तो ये कौन सा रीजन है? बाल्कन रीजन। याद है कि नहीं याद है? बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रीजन था, है ना। दूसरी कंट्रीज चाहती थी कि बाल्कन का हिस्सा हमें मिल जाए, और चाहती थी बाल्कन का हिस्सा हमें मिल जाए। जब ऑटोमन टर्की थोड़ा सा टूट सा गया था तब की बात ये चल रही है, ठीक है। तो कौन सा, हमको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि कौन सी कंट्री बाल्कन रीजन में नहीं है ना। तो देखो रोमानिया दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ये आपको क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, ये तो मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे सारी कंट्री के नाम लिख दिए ताकि इनकेस दूसरी कंट्री भी हुई तो आपको ध्यान में रहेगा। रोमानिया दिख रहा है क्या? हाँ ये रोमानिया ये रहा। सर्बिया दिख रहा है? हाँ सर्बिया ये रहा।
फ्रांस तो देखो वैसे तो इतना सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्रांस तो बाल्कन रीजन में था ही नहीं। फ्रांस से तो नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी व्हेन फ्रांस एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड, है ना। तो फ्रांस में तो नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी, और बाल्कन तो हम ऑलमोस्ट एंड में पढ़ते हैं, है ना। और बाल्कन जो है उसके अंदर फ्रांस आना नहीं है, तो आंसर तो हमको यहाँ से फ्रांस दिख ही रहा है। बाकी फिर भी दूसरी कंट्रीज़ को दिमाग में रखना ज़रूरी है। क्रोएशिया भी ये रहा, ये भी बाल्कन रीजन में आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द इंडिया फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टैब्लिश। इंडिया की कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें सबसे पहली कॉटन मिल एस्टैब्लिश की गई थी? तो जब हमने एनटीएससी की शुरुआत ही की थी तभी मैंने आपको एक शॉर्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया था, याद दिलाने की या समझने की या रिटेन करने की कोशिश करवाई थी कि आप इनको कैसे याद रख सकते हो कि कहाँ पे कौन सी मिल बनती है। तो हम एक बहुत बेसिक सा रीज़न जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे सेटअप होती है। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सेटअप होती है जहाँ पर आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाए, है ना, जहाँ पर आसानी से मार्केट मिल जाए, है ना, और जहाँ पर कॉस्ट ऑफ बाइंग द रिसोर्सेज इज़ वेरी मच लेस। ठीक है, कॉस्ट जो है वो क्या है? कम रहे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्री की को डिटरमाइन करती है, सेटअप करने को डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कॉटन मिल की बात हो रही है, तो कॉटन मिल का रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन, है ना। अब कॉटन कहाँ पे अच्छे से ग्रो होगी? जहाँ पे ब्लैक सॉइल है ना। तो ब्लैक सॉइल मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश वाले रीजन में, है ना। तो अब मध्य प्रदेश में तो कॉटन मिल उस समय पे बनाई नहीं गई थी, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि मिल्स जो है वो शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पे पहली मिल की बात हो रही है, तो शुरुआत में मिल्स बनाई जाती थी कोस्टल एरियाज में, है ना, मतलब जहाँ से सी बाजू में पड़े, सी पास पड़े, है ना, और ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो वाया सी किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहली कॉटन मिल जो है वो कहाँ पे बनाई थी? महाराष्ट्र में बनाई थी। समझ में आया? ध्यान है कि नहीं है? या फिर महाराष्ट्र में भी कहे तो बॉम्बे में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में सिटी दिया हुआ है ना। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसके अंदर? बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? तो कुछ लॉजिकल तरीके से भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हो, हर चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है। आंसर विल बी सी। Who published the newspaper संबद कौमुदी? संबद कौमुदी न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया था? तो संबद कौमुदी न्यूज़पेपर जो है वो राजा राम मोहन रॉय जी पब्लिश करवाते थे। ठीक है, ये एक बंगाली न्यूज़पेपर था, है ना। और आपको ध्यान होगा कि राजा राम मोहन रॉय इज़ फेमस फॉर अबॉलिशिंग सती प्रथा, है ना। पहले जब जैसे मेल और फीमेल है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, और अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो जो चिता जलाई जाती थी हस्बैंड की, उसी के साथ में अलाइव जो महिला होती थी, यानी कि जो पत्नी होती थी, उनको भी बर्न कर दिया जाता था, है ना। ये सोच के, ये बता के ऐसी पूरी प्रथा थी कि अगर हस्बैंड, शादी के बाद हस्बैंड जिंदा नहीं है तो औरत का जिंदा रहने का कोई काम नहीं है, और अगर फिर भी जिंदा रहती है तो उसको नर्क लोक मिलता है, ऐसे करके थ्योरी वगैरह ये लोग बताया करते थे कुछ तो भी। ठीक है, तो आप सोचो कि हस्बैंड तो मृत है ना, उसको जलाओ, पानी में फेंको, कुछ भी करो, उसको कुछ असर होना है क्या? नहीं होना है। पर आप उसके साथ में एक जिंदा इंसान को जला रहे हो, जिंदा जला रहे हो, आप सोचो। ठीक है, तो ये बहुत ही खराब सी प्रथा थी जिसको राजा राम मोहन रॉय जी ने अबॉलिश करवाया था। ठीक है, किसने अबॉलिश करवाया था? राजा राम मोहन रॉय ने, है ना। तो इसके लिए इन्होंने, मतलब इसको मार्केट करने के लिए या फिर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संबद कौमुदी नाम का न्यूज़पेपर चलाने की शुरुआत की थी, जिसमें वो सती प्रथा को अबॉलिश करने की बातें किया करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जा सके। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राजा राम मोहन रॉय। अच्छा, अगर ऐसा कहीं पर भी आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि यार मैम ऐसे तो मेरे को तो क्वेश्चन, मैं तो सारे के सारे वीडियोस देखकर आ गई, सारा का सारा मैंने कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, लेकिन फिर भी आंसर नहीं बन रहे हैं, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बनेंगे। आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाई इसलिए रही हूँ ताकि हो सकता है अभी तक आप, क्योंकि वो होता है, आप कंसेप्ट तो पढ़ के आ जाते हो, लेकिन फिर आपको आंसर लगाना नहीं बनता है, आपको समझ नहीं आता ये क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, मान लो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता, इट्स ओके, आप आए हो, आप इसको देखो, इसका आंसर मैं विथ लॉजिक आपको बताऊंगी, विथ रीजन आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं कि हम रैंडम टिक कर रहे हैं, मैं रीजन भी आपको साथ में बताते जा रही हूँ। तो अगर अभी आपने देख लिया तो अब आपको याद रखना है, अब अगली बार ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है या कहीं पे दिखता है तो फिर आपको इसका आंसर बनना चाहिए। ठीक है, आंसर बनना चाहिए उसके बाद में, उसके बाद दिक्कत नहीं आनी चाहिए,
है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। हु वर द मेंबर्स ऑफ जेकोबिन क्लब? जेकोबिन क्लब के मेंबर्स कौन लोग थे? तो नंबर 1 है नोबल्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के नोबल लोग, है ना, क्योंकि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, है ना। तो नोबल्स, क्लर्जीज, ये लोग फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के अंदर देखने को मिलते थे, ठीक है। थर्ड एस्टेट में पीजेंट्स वगैरह थे। तो यहाँ पर बोला है नोबल्स ऑफ द सोसाइटी ने। जेकोबिन क्लब नोबल ऑफ द सोसाइटी ने नहीं बनाया था, जेकोबिन क्लब जो परेशान लोग थे उन्होंने बनाया था। ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो वही ऑप्शन अपन ढूंढ लेते हैं। लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यस, वेरी यस। इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द सोसाइटी, नो, नन ऑफ दीज, नो। तो हमको आंसर कौन सा दिख रहा है? बी, जो लेस प्रॉस्पेरस, जिनके पास में कम प्रॉस्पेरिटी थी, ऐसे लोगों ने जेकोबिन क्लब बनाया था। और उसके बाद में उन्होंने प्लानिंग की थी कि क्या किया जा सकता है, कैसे अपनी डिमांड्स को पूरा करवाया जा सकता है। क्लियर। सीजर निकोलस टू वॉज द एम्परर ऑफ, तो सीजर निकोलस टू इज, निकोलस टू खैर इनका नाम था, एंड ही वॉज मेड द सीजर। सीजर राजा जो होते थे ना, ठीक है। तो सीजर, आपको एक प्ले भी याद होगा, जूलियस सीजर, है ना। तो राजा हुआ करते थे, तो इनको सीजर बनाया गया था। ही वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ रोम। ऑल्दो इनका बिल्कुल मन नहीं था, ना ही राजा शाह को लेकर इनका कोई रुझान था कि वो राजा बने। जैसे पहले के बच्चों को ऐसा होता था ना कि नहीं मैं ही राजा बनना चाहिए, या नहीं मैं ही बनूंगा, ऐसा करके। लेकिन इनको ऐसा कुछ था नहीं, है ना। इनका ऐसा कुछ मन नहीं था राजा वाजा बनने का, लेकिन फिर ज़बरदस्ती इनको बनाया गया था। एंड ही वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ रशिया, है ना। तो इसके बाद में फिर एम्परर जो है वो रहे नहीं थे। अब इस समय पे क्या है, लोगों को एक चेंज की ज़रूरत थी। इट वॉज द एरा ऑफ चेंज, है ना। तो जो ये लेकर आ नहीं पाए थे, और उसके बाद में तो ख़त्म ही हो गया था। ढंगार्स आर द पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ, कहाँ की पेस्टोरल कम्युनिटी है? तो ये हम पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे से, महाराष्ट्र की पेस्टोरल कम्युनिटी है ना। जो नूमेड्स, पेस्टोरल्स होते हैं ना, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे वो लोग जो कि ब्लैंकेट वगैरह सीविंग करते हैं, या फिर शेफर्ड्स हैं, या हर्डिंग करते हैं, वही लोग इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ की कम्युनिटी है? महाराष्ट्र की कम्युनिटी। तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर। हु आर मुलाटोस, ठीक है। मुलाटोस कौन है? तो मुलाटोस यूजुअली एक मिक्स ब्रीड को नाम दिया जाता है। ब्रीड तो नहीं कह सकते, ठीक है, ब्रीड तो नहीं कह सकते, पर मिक्स ऑफ पीपल आप कह सकते हो, ठीक है। तो जो यूरोपियन और अफ्रीकन पीपल होते हैं, ठीक है, उनका मिक्स आप कह सकते हो किसको? मुलाटोस को। तो आंसर विल बी सी। Who among the following is the author of novel Hard Times? Hard Times के ऑथर कौन है? तो Hard Times एक कहानी है, नॉवल है, बहुत ही बढ़िया कहानी है, ठीक है, बहुत अच्छे से लिखी गई है। कभी समय मिले तो पढ़िएगा, है ना। नॉवेल्स पढ़ना चाहिए। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आप में से कोई लोग? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। नॉवेल्स पढ़ना चाहिए, बहुत आपकी उससे राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। एक अपनी बात को कैसे बयां किया जाता है, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है, शब्द कैसे यूज़ करने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको समझ आती है अगर हम नॉवेल पढ़ते हैं। तो बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है ना। तो किसने लिखी थी? चार्ल्स डिकेंस ने लिखी थी। इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं और बहुत अच्छी नॉवेल्स लिखी हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ टोक्यो? टोक्यो का एंशिएंट नेम क्या है? तो टोक्यो का एंशिएंट नेम था एडो, ठीक है। क्या था? एडो। दिख रहा है क्या कहीं? ओसाका, नागम, गिफो, एडो, है ना। तो एडो इज द एंशिएंट नेम ऑफ टोक्यो। जैसे इंडिया को भारत, हिंदुस्तान, ऐसे पुराने पहले नाम दिए जाते थे ना, ऐसे टोक्यो का पुराना नाम जो एंशिएंट नेम है वो क्या है? एडो है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट हैव इंटरनेशनल बाउंड्री? इनमें से कौन सी स्टेट की इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है ना। तो इंटरनेशनल बाउंड्री किन किन स्टेट्स की होगी, ठीक है। जैसे मैं अभी तो ऐसी रैंडम बना रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इधर अपना नॉर्थ आ जाता है, इधर की साइड में अपना इधर एक गुजरात वाला रीजन आ जाता है, नीचे जो है वो साउथ वाला रीजन है। सिर्फ बाउंड्री में बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इधर तो समुद्र आ जाएगा नीचे, लेकिन ये जो ये वाला रीजन है, और पीछे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक का जो रीजन है, ठीक है, ये जो कोने कोने पे बसे स्टेट है, जाहिर सी बात है इनकी इंटरनेशनल बाउंड्री होनी है। मतलब इनकी बाउंड्री ऐसी होनी है जो कि किसी
दूसरे देश से जुड़ी है, ना कि किसी स्टेट से जुड़ी है, किसी दूसरे देश से जुड़ी है ना, तो वो स्टेट क्या कहलाएंगे, उनकी इंटरनेशनल बाउंड्री होगी। और कौन से स्टेट की इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं होगी, जो बीच में बने है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, इधर झारखंड हो गया, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो स्टेट्स बने होंगे उनकी, जैसे इधर तेलंगाना हो गया नीचे वाली तरफ में, है ना, तो इनकी क्या होगी, इनकी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं होगी। क्लियर है, समझ आया? तो देख लेते हैं हम यहाँ पे हमको कौन सा दिख रहा है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल की भी इंटरनेशनल बाउंड्री है ना, उधर बांग्लादेश वगैरह आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश की भी इंटरनेशनल बाउंड्री है, इधर की साइड में कोने पे आएगा, तो यहाँ पे तो बाहर के दूसरे कंट्रीज है ही। सिक्किम की भी इंटरनेशनल बाउंड्री है, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा आपको दिखेगा सिक्किम का इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ में, है ना। तो अभी हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या दिख रहा है, झारखंड, इधर की साइड में जो है वो झारखंड बड़ा हुआ दिखता है अपने को, ठीक है। इधर जो छत्तीसगढ़ है उसकी भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। क्लियर, तो झारखंड विल बी द राइट आंसर। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन विच लैटिट्यूड, है ना। तो लैटिट्यूड हमारे होते हैं ना, जैसे ये पूरा अर्थ है ना, इसमें ये क्या है, लेटे लेटे लैटिट्यूड, ठीक है, और लंबे लंबे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये जो हमारा जोन है ना, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा जो इक्वेटोरियल लैटिट्यूड है, यानी कि जो इक्वेटर पे आया वाला लैटिट्यूड है, यहाँ पर ये वाला जोन होता है। क्यों जोन होता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट विंड्स जो है यहाँ पे आके मिलती है, ट्रेड विंड्स यहाँ पे आके मिलती है, कन्वर्ज होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना। कहाँ पे आएगा ये, इक्वेटोरियल लैटिट्यूड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन विच ईयर वाइल्ड लाइफ एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना 10th में ज्योग्राफी में, वहीं पे आपको बताया जाता है कि फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। तो कौन से ईयर में इम्प्लीमेंट किया था, ये किया गया था 1972 में। क्लियर, ध्यान नहीं होगा आपको, बट क्योंकि अब 10th क्लास की चीज़ों को क्या रिवाइज कर रहा, अब 10th क्लास में है तो वो चीज़ आपको ध्यान में रहनी है, पुरानी वाली चीज़ें हैं तो उसको मैं वापस से ध्यान में दिलवा सकते हैं। 10th क्लास का तो आना चाहिए ना, 10th के पेपर तो देने ही है अपने को। बर्थ रेट जो है वो क्या होता है, तो बर्थ रेट, ठीक है, जब भी रेट की बात हो तो नीचे जो है वो पर 1000 पर 100 तो आने ही आना है ना। अब बर्थ रेट क्या होता है, कितने बच्चे जीवित हैं पर 1000 पीपल, ठीक है, या बच्चे तो नहीं कह सकते, कितने लोग जीवित हैं पर 1000 पीपल। जैसे हर 1000 लोगों की बात की जाए तो उसमें से कितने लोग जी पाते हैं या फिर जिंदा होते हैं, ठीक है, लाइव बर्थ होते हैं, या फिर जैसे पर 1000 पर्सन में से कितने लाइव बर्थ होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, बर्थ रेट कहा जाता है। क्योंकि कई बार पर 1000 में से बहुत सारे जन्म लेते से ही उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर जन्म लेने के पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो चीज़ काउंट की जाती है ना, वो हेल्थ वगैरह के लिए इसको ध्यान में रखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, है ना। तो लाइव बर्थ लिखना जरूरी है, यहाँ पे 100 आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ बर्थ ही लिखा है, सिर्फ लाइव बर्थ होना चाहिए, है ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लाइव बर्थ भी लिखा है, 1000 पर्सन भी लिखा है, तो ये राइट दिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन तो है नहीं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो भाई, द वाइट प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्दर्न पार्ट आर नोन एज, जो वाइट प्लेन्स है अलॉन्ग बे ऑफ बंगाल नॉर्दर्न पार्ट में, है ना, उसको क्या कहा जाता है, इन द नॉर्दर्न पार्ट आर नोन एज कोरोमंडल, कन्नड़, मालाबार, नॉर्दर्न सीजर। अच्छा, इसको लेके मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो अपना नीचे वाला हिस्सा है ना, अपना जो नीचे वाला हिस्सा है, इसमें इतना हिस्सा नॉर्दर्न सिरसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न सिरसर कहा जाता है, ठीक है। इसका ये जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है इसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उत्कल कोस्ट, ठीक है, उत्कल कोस्ट या उत्कल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो इधर वाले हिस्से होते हैं ना, यहाँ पे इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 4 हिस्सों में। यहाँ पे नीचे कन्याकुमारी आ जाता है, इधर वालों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक को गुजरात कोस्ट, एक को कन्नड़ कोस्ट, एक को मालाबार कोस्ट और एक को कोंकण कोस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे कोस्ट है, ये
ईस्टर्न साइड पे है और ये वेस्टर्न साइड पे है ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न सीजर, ठीक है, जो नॉर्दर्न पार्ट पे है ये वाला, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ही क्वेश्चन है, ये दिमाग में रखने लायक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना। स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब ऐसा मेरिडियन हम लेते हैं जिससे कि टाइम को हम कंफर्म कर सके, जैसे कि पूरा अर्थ है ना। अब अर्थ में जो टाइम है वो लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से निकाला जाता है। किसके हिसाब से निकाला जाता है, लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से, क्योंकि ये हर डिग्री पे चेंज होते हैं, है ना, तो हर 4 डिग्री पे 1 मिनट बनता है, ऐसा बोला जाता है, क्लियर। तो अब जैसे इंडिया है यहाँ पे, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आ जाता है, तो अब इंडिया के अंदर भी दो या 3 तो लैटिट्यूड निकलेंगे ही। अब हर लैटिट्यूड पे 1 मिनट का डिफरेंस आता है, तो अगर आप गुजरात पे खड़े हो और आप इधर की साइड में असम साइड में हो तो कितना अंतर आ जाएगा टाइम में, अराउंड एक सवा घंटे का अंतर आ जाता है, क्लियर। तो उस अंतर को खत्म करने के लिए, क्योंकि अब ट्रेन जानी है तो फिर यहाँ से सवा घंटे का अंतर वहाँ लगे, तो एक ही कंट्री के अंदर क्या अंतर रखना है, दूसरी कंट्री है तो समझ भी आता है कि वहाँ पे टाइम अलग रहेगा, विद इन अ कंट्री तो टाइम सेम होना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, हम जो बीच वाला इंडिया के बीच से जाने वाला जो लॉन्गिट्यूड होता है उसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लेते हैं। क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लेते हैं। और इंडिया के बीच से जो लॉन्गिट्यूड जाता है वो जाता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे, ठीक है। इस लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, क्योंकि ये सारे लॉन्गिट्यूड्स के नाम है ना। वो मैं आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, एनटीएससी की एक वीडियो बनी हुई है, तो अगर इसको लेके डाउट है और अच्छे से समझना है तो आप उसको वीडियो को अच्छे से देख सकते हो, क्लियर। तो इसको क्या माना जाता है, तो इधर से इसको सेंटर से लेते हैं ना, तो यहाँ से 1 घंटा ज़्यादा हो जाता है, यहाँ से 1 घंटा कम हो जाता है, तो इसके हिसाब से पूरी की पूरी कंट्री में टाइम चलता है। जो इस स्टैंडर्ड मेरिडियन पे टाइम होता है वही पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, क्लियर है। कोलकाता के हिसाब से मानते हैं, ध्यान है कि नहीं ध्यान है, क्लियर, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वाज द नर्मदा बचाओ आंदोलन लॉन्च्ड, है ना। इनमें से कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन लॉन्च किया गया था, तो वही प्रोजेक्ट होगा जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया होगा। तो नर्मदा रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया था, सरदार सरोवर डैम, है ना। कौन सा डैम बनाया जा रहा था, सरदार सरोवर डैम। तो उसी को रोकने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, क्लियर। तो आंसर विल बी सरदार सरोवर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज नॉट फाउंड, इनमें से कौन सी स्टेट में ब्लैक सॉइल नहीं पाई जाती है। तो देखो, ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में तो पाई जाती है, ये तो अपने को ध्यान रखनी है। अब महाराष्ट्र के साथ साथ में महाराष्ट्र के आजू बाजू वाले स्टेट में भी थोड़ी थोड़ी तो होगी। महाराष्ट्र के ऊपर आता है गुजरात, और महाराष्ट्र के इधर की साइड लॉन्गिट्यूडनली ऊपर आता है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश और गुजरात में तो होनी है। अब यहाँ पे तीसरा क्या दिया हुआ है, राजस्थान। तो राजस्थान में ब्लैक सॉइल नहीं होती है, राजस्थान में तो रेती जैसा सॉइल होती है, ठीक है। तो गुजरात के ऊपर आता है राजस्थान, तो वहां पे तो होना ही नहीं है, क्लियर। तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में तो है ब्लैक सॉइल, राजस्थान में ब्लैक सॉइल नहीं मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर, है ना। इनमें से कौन सी एजेंसी स्टील को मार्केट करती है पब्लिक सेक्टर के लिए, तो सेल, है ना, ठीक है। सेल जो है वो ऐसी अथॉरिटी है या फिर ऐसी एजेंसी है जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए स्टील को मार्केट करती है। इन विच कंट्री द फर्स्ट अर्थ समिट वॉज हेल्ड, इनमें से कौन सी कंट्री में सबसे पहली अर्थ समिट जो है वो बिठाई गई थी, तो इट वॉज हेल्ड इन ब्राज़ील, है ना। ब्राज़ील में अर्थ समिट बिठाई गई थी। कहाँ पे, कौन सा एरिया था वो, रियो डे जेनेरियो, पढ़ के आए हम बहुत अच्छे से। इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंड, कौन से ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी। तो अभी इसके पहले वाला हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आए हैं 2015-16, है ना। 2015-16 पार्ट 2 है शायद वो, हाँ पार्ट 2। तो 2015-16 पार्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एओ ह्यूम द्वारा, है ना, एओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस पार्टी का गठन कौन से साल में किया गया था। तो वहां पे हम मार्क करके आए थे 1885, है ना। अब यहाँ पे सिर्फ सिंपली पूछ लिया है कि कौन से साल में कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी, तो 1885। देखो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, है ना, तो बिल्कुल हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही चलना है। हु इज पार्टीसन, पार्टीसन कौन है
है ना। तो पार्टीसन कौन होते हैं? जो कि अपनी पार्टी को लेकर एकदम कि हाँ यही सही बोल रहे हैं, यही है जो है ना। तो देख लेते हैं हम क्या वर्ड्स हैं। डिसलॉयल पार्टी मेंबर, बिल्कुल नहीं, डिसलॉयल तो होते ही नहीं, अत्यधिक लॉयल होते हैं, है ना, तो डिसलॉयल तो होते नहीं है। स्टाउंच पार्टी मेंबर, बिल्कुल स्टाउंच, स्टाउंच मतलब एकदम दृढ़ होना कि यही हमारे हैं और यही पार्टी सब कुछ है, इस पार्टी के अलावा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा, ठीक है। तो स्टाउंच पार्टी मेंबर होते हैं ये। एस्ट्रेंज्ड नहीं होते हैं। एस्ट्रेंज्ड का तो मतलब जो किसी से अलग रहता है या उसको पर्टिकुलर चीज़ को पसंद नहीं करता है ना। तो एस्ट्रेंज्ड भी नहीं होते, डिसलॉयल भी नहीं होते, क्या होते हैं? स्टाउंच होते हैं। तो स्टाउंच विल बी द राइट आंसर। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हजारों बार, मैं नहीं बता रही अब इसका आंसर। और हम कितनी बार चैप्टर्स में भी मैं इस बारे में आपसे बात कर ही लेती हूँ, है ना। तो इसका आंसर आपको खुद को बताना है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आई शुड गेट टू सी इन द कॉमेंट सेक्शन। Which one of the following country is not permanent member of UN Security Council? UN Security Council की कौन सी कंट्री जो है वो परमानेंट मेंबर नहीं है? तो देखो, चाइना, फ्रांस और रशिया आर द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो बचा कौन? जापान। तो जापान इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये वाला क्वेश्चन भी एक पेपर में आ चुका है, शायद मैंने सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था, उसमें ये वाला क्वेश्चन था, है ना। तो ध्यान रखना। When was यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांटेड इन इंडिया? तो एक चीज ध्यान रखना, इंडिया वॉज द ओनली नेशन जिसमें मेन और वुमेन को सबको साथ में मताधिकार मिला था, यानी वोटिंग राइट मिले थे, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी गई थी, है ना। बाकी सब में मेल्स को मिल गया या फिर वर्किंग क्लास को मिल गया, फिर फीमेल्स बाद में स्ट्रगल कर रही हैं, डिमांड कर रही हैं, फिर बाद में मिल रहा है। लेकिन इंडिया में फीमेल्स को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। सभी लोगों को 18 साल की उम्र के प्लस, जो भी 18 से बड़ा है ना, भले वो मेल हो या फीमेल हो या कोई भी हो, उसको मताधिकार है ना। तो दोनों को, फीमेल्स हो या मेल्स हो, सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला था इन द ईयर 1950, है ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक हुआ था, जब इंडिया रिपब्लिक हुआ था तब। माओ द लीडर वॉज रिलेटेड टू विच रिवॉल्यूशन? चाइनीज रिवॉल्यूशन। नेपाल वाला जो किस्सा हम पढ़ते हैं सिविक्स में, ठीक है, उसमें हम पढ़ के आए हैं, है ना। जो माओइस्ट थे उन्होंने सपोर्ट किया था, ज्ञानेंद्र वाली जो कहानी हम पढ़ते हैं ना नेपाल में, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ते हैं माओइस्ट के बारे में, तो वो चाइनीज रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आंसर विल बी बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इज अ मेजर पार्टी? इनमें से कौन से स्टेट में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है वो मेजर पार्टी है, यानी कि बड़ी पार्टी है? तो महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है वो काफ़ी बड़ी पार्टी है या मेजर पार्टी है। तो आंसर विल बी महाराष्ट्र। Among the following, which country suffered disintegration due to political fights on the basis of religious and ethnic identities? रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटीज पे पार्टीशन जो है वो यूगोस्लाविया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था। बेल्जियम में किस हिसाब से पार्टीशन किया गया था? इन्होंने तो वॉलंटरीली कर लिया था, इन्होंने देख लिया था कि गड़बड़ हो रही है, लोगों को दिक्कत आ रही है, लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो इन्होंने खुद ही डिवीजन अपने हिसाब से कर लिए थे, है ना। तो यहाँ पर आंसर अपना क्या आएगा? यूगोस्लाविया विल बी द राइट आंसर। Which of the following state has more than 40 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज? इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें 40 से ज़्यादा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है? तो वो स्टेट है आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 40 से ज़्यादा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। क्लियर? तो आंसर विल बी सी, आंध्र प्रदेश। डैश ऑफ सीट इन पंचायती राज बॉडीज आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन? इनमें से कितनी सीट्स, परसेंट ऑफ या फिर फ्रैक्शन ऑफ सीट्स पंचायती राज में वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है? तो इट इज़ 1/3, है ना। अभी पिछला वाला जो हम पेपर करके आए हैं 2020-21 वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी बॉडी है जिसमें वुमेन को रिजर्वेशन दिया हुआ है? तो वो कौन सी बॉडी है? पंचायती राज। अब यहाँ पे पंचायती राज भी लिख दिया, वुमेन का रिजर्वेशन भी लिख दिया, पर फ्रैक्शन पूछा है तो 1/3 ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं अगला क्वेश्चन? इसका तो 1/3 आंसर हो जाएगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन पीपल, अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब लोग क्या करते हैं तो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। आर नॉट विलिंग टू वर्क,
लोग चाहते नहीं काम करना तब अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है क्या? या फिर जब लोग काम करते तो हैं लेकिन लेजी तरीके से करते हैं, आलस से करते हैं, तब होता है क्या? या फिर तब होता है क्या जब लोगों को उनके काम के लिए पैसा नहीं दिया जाता, या फिर आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, है ना? या फिर जब लोग वो काम कर रहे होते हैं जिससे ज़्यादा उनकी क्षमता है, जैसे कि मेरी क्षमता बहुत कुछ अच्छा करने की है लेकिन मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जो कि जिससे मैं बहुत कुछ और अच्छा कर सकती हूँ लेकिन मेरे को नहीं मिल रहा है वैसा अच्छा काम, और मेरी मजबूरी है कि मेरे को अब यही काम करना पड़ रहा है ना? या फिर मैं मान ले मैं मेड का काम करने लगी हूँ किसी के घर में, तो ऐसा होना नहीं चाहिए पर अगर मान लो, है ना, ऐसा करना पड़ रहा है और बहुत से लोगों को करना पड़ता है कि वो काबिल तो हैं कुछ बहुत अच्छा करने की लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो फिर उनको छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, है ना? तो दिस इज द आंसर फॉर अंडर एम्प्लॉयमेंट will be the right answer. Under NREGA 2005, all those who are able to and are in need of work have been guaranteed dash days of employment in a year. है ना? कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है नरेगा या फिर मनरेगा के तहत? मनरेगा नरेगा एक ही बात है, ठीक है? वो पहले उसका नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, लेकिन फिर उसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया, ठीक है? तो मनरेगा बोले या नरेगा बोले एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी दिया जाता है? 100 दिन का, है ना? 365 में से 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी दिया जाता है टू द पीपल। इन विच ईयर द इंडियन गवर्नमेंट इनैक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कौन से साल में इंडियन गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया था, है ना? तो कौन से साल की बात है? इट इज़ ऑफ द ईयर 1986। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू हुआ था। इन विच ईयर द अंत्योदय अन्न योजना वॉज लॉन्च? कौन से साल में अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना क्या होती है? लोग जो भूखमरी से परेशान थे, जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि 2 वक्त की रोटी या 1 वक्त की रोटी भी खाना एकदम दूभर हो रहा था, उन लोगों के लिए अंत्योदय अन्न योजना जो है वो शुरुआत की गई थी। इट वॉज इन द ईयर 2000, दिसंबर 2000 की बात है ये। इंश्योरेंस कंपनी इज इन द डैश सेक्टर? इंश्योरेंस कंपनी कौन से सेक्टर में आती है? तो देखो, प्राइमरी सेक्टर में तो वो कंपनी, वो चीज़ें आती है या फिर वो काम आता है जिसमें रॉ मटेरियल बन रहा हो। तो इंश्योरेंस में रॉ मटेरियल बन रहा है क्या? नहीं, ठीक है। पर सेकेंडरी में वो कंपनीज या वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो काम आता है जिसमें प्रोसेसिंग हो रही है ना, या प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। जिसमें कम्युनिकेशन हो रहा है या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या फिर कुछ कंपनी का काम करवाया जा रहा है या कोई इंडस्ट्रियल काम कराया जा रहा है, ये किस में आएगा? टर्शरी में। तो इंश्योरेंस कंपनी किस में आएगी? टर्शरी सेक्टर में, है ना? तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या क्वेश्चंस ऑफ द ईयर 2000, कौन सा था ये? 2013 का पार्ट 2, है ना? ऑलरेडी एक पार्ट तो हम कर चुके हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए क्वेश्चन, दिमाग में आप रख भी लोगे। क्वेश्चंस आर मस्ट। पुराने भी बहुत सारे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, 10, 12, 13 के अराउंड हो गए हैं, है ना? 12-13 के अराउंड तो हो ही गए। तो बिल्कुल मिस मत करना। 40-40 या 35-35 क्वेश्चन तो मैंने कराए हैं। अब ये वाले में 35 इसलिए है या कुछ में 35 इसलिए है क्योंकि कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि उस ईयर से रिलेटेड थे, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है ना, या फिर प्रेसिडेंट कौन है, या फिर प्रधानमंत्री कौन है, ऐसा। तो उससे अभी तो हमको कोई काम नहीं है ना? वो तो फिर जिस भी ईयर का रहेगा वो तो मैं आपको एग्जाम के समय पे फिर से सारा का सारा रिवाइज करा दूंगी, करंट अफेयर, ताकि आपको दिमाग में रहे, है ना, बन जाए। तो वो हो जाएगा। बाकी अभी करने की ज़रूरत नहीं थी। उस ईयर 2013 लिखा होगा, फिर मैं आपको अभी के प्राइम मिनिस्टर बताऊंगी तो बोलोगे नहीं मैम वो तो 2013 का बताओ, तो उसका कोई काम है नहीं ना, मतलब है नहीं। क्लियर है? तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। इसी तरीके से सारी चीज़ें, सब कुछ आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है। कोई पैसा लेना देना नहीं, सिर्फ नॉलेज ही नॉलेज लेना और खूब अच्छे से एक्सेल करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।